हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, मजे में। आप भी बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। पिछली क्लास हमारी किसी टेक्निकल एरर की वजह से इनकरप्ट हो गई थी और इसको हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। और उस बात के लिए हमें बहुत खेद है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेज हैं जो कि ऐसी इनकरप्ट होती हैं, टेक्निकल एरर की वजह से प्रॉब्लम करती हैं, तो हम उनको वहां से स्किप करते हैं और आइए हम इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बेसिकली क्या क्या समझा था उस बात की बात करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जितना भी आपका इस स्टैंडर्ड से एग्जाम ओरिएंटेड लिटरेचर है उसकी डेफिनेटली मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, आपको इसके अलावा लिटरेचर पढ़ने की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। सीएमए वाले बच्चों को तो इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। सीए वाले बच्चों को थोड़ा बाहर जाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि जो एनालिसिस वाला जो पार्ट होता है, जहाँ पर हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही है, उसके लिए बेटा आपको रेगुलर बैच की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर आपको एक पॉइंट के ऊपर 1.5 2 घंटे का लिटरेचर वहां पर चलता है। वहां पर डिस्कस ज्यादा होता है, लिखवाते प्रीव्यू वहां पर कमी है, लेकिन डिस्कशन का पार्ट बहुत ज्यादा बनता है। मैंने आपको बेसिकली बोरिंग कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड 23 की बात कर रहा था। वहां पर मैं डायग्राम थ्रू समझाया था कि मान लो कोई आप असेट्स क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, और उस असेट्स को बनाने के लिए आपने कोई उधार पैसा ले रखा है। अब उस उधार पैसे पर आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब उस उधार पैसे पर जो ब्याज चुका रहे हो, उस ब्याज का करना क्या है। उस ब्याज को बेसिकली ब्याज ना बोल करके, इंटरेस्ट ना बोल करके, उसको फाइनेंस कॉस्ट बोलेंगे। तो सिंपल फंडा है, फाइनेंस कॉस्ट को हम बोलते बोरोइंग कॉस्ट। जो फंड बोरो किया है, उस बोरो फंड पर जो पे कर रहे हो उसको बोलते बोरोइंग कॉस्ट। उस बोरोइंग कॉस्ट का क्या किया जाए, या उसको पीएल में लेकर के जाए हम लोग, या फिर उसको कैपिटलाइज यानी कि उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड कर दें। इस बात पर डिस्कशन चल रहा था। और इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए 3 4 पॉइंट में समझाए थे। सबसे पहले समझाए बोरोइंग कॉस्ट होता क्या है। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब है जो भी फंड आपने अरेंज किया है, बोरो किया, उस पर जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, जो पर सेटलमेंट कर रहे हो, सेटलमेंट यानी कि उसके अलावा, जैसे कि मैं 1 लाख लिया, 1 लाख को पे कर रहा हूँ, वो नहीं है। उसके रेस्पेक्ट में यूज करने के बदले में जो मैं पैसा पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही मेरा बोरिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बोरोइंग कॉस्ट में जो आपने समझा था कि हम जब भी इंटरेस्ट के रेट की बात करेंगे, जब हम बोरोइंग कॉस्ट के रेट की बात करेंगे, तो हम EIR लेंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। हम ये क्या होता है इसके कैलकुलेशन आगे सीखेंगे, बट अभी इतना समझ लो, इफेक्टिव रेट लेंगे। ठीक है। फाइनेंस चार्जेस, जो इंटरेस्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंस लीज है, फाइनेंस चार्ज वहां पर भी आएगा। एक्सचेंज डिफरेंस है, कार में मैंने बताया था कि IAS के अंदर बोला जाता है कि भैया वहां पर डिफरेंस बहुत छोटा मोटा होता है, क्योंकि उनकी करेंसी में ही ट्रांजेक्शन होता है, जो सेम करेंसी में ट्रांजेक्शन होता है, तो वहां पर डिफरेंस का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन जब इंडियन करेंसी की बात करते हैं और जब हम किसी अदर करेंसी की बात कर रहे होते हैं, तो उस केस के अंदर आपका फ्लैक्चुएशन का अमाउंट है वो बहुत भारी भरकम होता है। इसलिए स्टैंडर्ड बोलता है कि आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, बशर्ते कि आपकी कुछ कंडीशन पूरी हो जाए। यदि वो कंडीशन पूरी नहीं होती है, तो फिर आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे, फिर आप उसको पीएलएम लेकर के जाना पड़ेगा। बट आईएएस बोलता है कि हमारे हिसाब से, जो यूरोप कल्चर के हिसाब से है, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, इसलिए आप पूरा क्या ले जाओ, पीएलएम ले जाओ। ये मैंने आपको कार्व इन बताया था कि भैया ये वहां पर कार्व इन कार्व आउट किया गया है। एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताया था। इसके अलावा आपके लिए ट्रीटमेंट और बोरोइंग कॉस्ट के दो ही हो सकते हैं, या तो पीएल में जाएगा, कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज कब जाएगा, वो बोला कि क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड है, तो क्या होगा। अब समस्या क्वालिफाइंग असेट्स होती क्या है, हमें ये समझना है। हमने बोला देखो, ट्रीटमेंट क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट या तो पीएल में जाएगा या फिर कैपिटलाइज होगा। कैपिटलाइज तभी होगा जब रिलेटेड टू क्वालिफाइंग असेट्स पर स्पेंड किया हुआ है। आपने जो बोरोड फंड है, यदि बोरोड फंड आपने क्वालिफाइंग असेट्स पर, यहां पर चाहो तो लिख लो समझने के लिए, कि जो बिल्डिंग है, देखो बेटा क्या है, ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग क्या है, असेट्स बोलो है ना। यदि ये असेट्स क्या है बेटा, क्वालिफाइंग है, क्या है बेटा ये, क्वालिफाइंग, तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा, कैपिटलाइज होगा। अदरवाइज अदरवाइज ट्रांसफर टू पेल, यहां कहीं स्पेस दिखे तो लिख लो आप इस बात को, ठीक है। मैंने क्या बोला, जिस बिल्डिंग के लिए आपने फंड लिया है, और वो बिल्डिंग या कहीं जो असेट्स है, वो असेट्स यदि क्वालिफाइंग नेचर की है, तो सोचेंगे कि कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा। बोलो मैंने क्या बोला, तब सोचेंगे कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा। लेकिन यदि वो क्वालिफाइंग असेट्स पर ही नहीं है, वो नॉन क्वालिफाइंग असेट्स से रिलेटेड है, तो हमेशा याद रखना, आंख बंद कर लो इस बात के बारे में, कि वो हमेशा हमेशा कहा जाएगा, पीएल के अंदर। बोलो हाँ या ना, क्लियर है कहानी तक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। दिक्कत हो मुझे बता देना, क्योंकि दिक्कत हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, चले हम आगे आगे चल सकते हैं क्या, बिल्कुल। मैंने क्या बोला, यही ट्रीटमेंट लिखा रखा। अब समस्या ये कि ये समझना बेहद जरूरी है कि भैया क्वालिफाइंग असेट्स होती क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वालिफाइंग असेट का मतलब लिखिए, और इसके अंदर लिखते हुए, चलिए इसके अंदर लिखिए क्या है।
लिखिए इसमें, ए क्वालिफाइंग असेट्स, ए क्वालिफाइंग असेट्स इज एन असेट्स, इज एन असेट्स दैट नेसेसरी या नेसेसरली टेक्स टेक्स substantially substantial period of time to get ready for its intended use or sale, यूज और सेल। मैंने क्या बोला, इस बात को थोड़ा सा समझना है। मैंने बोला देखो भैया, ये आपके पास मान लो एक असेट्स है, क्या आपके पास एक असेट्स, ठीक है। इस असेट्स पर आपने क्या क्या बताओ, फंड बोरो किया है। फंड क्या क्या बताओ, बोरो। आपने फंड बोरो किया है, तो बोलता है कि ये असेट्स किस नेचर की होती है बताओ, क्वालिफाइंग नेचर की। बोलो हाँ है ना, क्वालिफाइंग होनी चाहिए तब कैपिटलाइज होगा। अब क्वालिफाइंग के लिए बोला, क्वालिफाइंग मींस मींस आपने जो ये असेट्स है, ये आपको सब्सटेंशियल पीरियड के लिए ले रखी है। अब सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब क्या, मैं ऐसा कहूं, सब्सटेंस पीरियड टेक टू गेट टू रेडी फॉर यूज और सेल। इस बात को बेहद ध्यान से सुनना, मैंने जो बात कह रहा हूं एक एक बात को ध्यान सुनना मेरे बच्चे, मेरे लाल, में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कोई पैसा उधार लिया और उसका इस्तेमाल आपने किसी असेट्स पर किया, और यदि वो असेट्स का नेचर क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग का मतलब है आपने टेक टू गेट टू रेडी, यानी कि आपने उसको बनाने में, रेडी होने में कुछ सब्सटेंशियल पीरियड लगा है। मैंने क्या बोला है, आप जो असेट्स है, क्वालिफाइंग का मतलब क्या, जो असेट्स है उसको आपने रेडी टू यूज करने में एक सब्सटेंशियल पीरियड लगा है। सब्सटेंशियल मतलब होता है एक एक नेसेसरी लिमिट के बाद। सर जी क्या सब्सटेंशियल लिमिट दे रखी है, एएस में पहले बेंचमार्क लगाया था 12 मंथ का, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 3 महीने का टाइम ही आपका सब्सटेंशियल की कैटेगरी को कैटेगराइज कर ले। बोलो हाँ ना, क्लियर है। मैंने क्या बोला, आप जो असेट्स पर पैसा लगा रहे हो वो क्वालिफाइंग नेचर की होनी चाहिए, और क्वालिफाइंग का मतलब है आपने उसको रेडी टू यूज करने में यदि सब्सटेंशियल पीरियड लगा है, यदि गेट गेट टू रेडी करने के अंदर आपने सब्सटेंशियल पीरियड लगाया, उसको बनाने में मैं कह दूं, उसको खरीदने में, उसको प्रोसेसर, यानी आज आपने असेट्स ली, पैसा लिया, उसको गेट टू रेडी होने में एक टाइम लगा है, एक प्रोसीजर है, एक सब्सटेंशियल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और वो सब्सटेंशियल एक्टिविटीज आपकी एक सब्सटेंशियल पीरियड तक है, तो उसको बोलते क्या, हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, क्वालिफाइंग असेट। बोलो हाँ ना, एक असेट्स है, उसको बनाने में यानी कि रेडी टू यूज, हम यूज करेंगे बेचेंगे, तो यूज करने के लायक बनाने के लिए हमें कुछ उस पर टाइम देना पड़ा है, उस पर कुछ टाइम बताना पड़ा है, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ी है, और वो एक्टिविटी एक सब्सटेंशियल पीरियड तक चल रही है, तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग असेट। बोलो हाँ ना, यही था मेरे पास लिटरेचर, बस इसी को मैं समझाने की कोशिश की थी, और आप इस एक बार डायग्राम को नोट कर सकते हो। ये है आपका एग्जाम्पल जिसको मैंने समझाने की कोशिश की है। इसको बोलते क्या, दैट इज क्वालिफाइंग असेट्स। बोलो क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी आपकी में। बोलो क्लियर है यहाँ तक कहानी बेटा, नहीं आई तो आगे मुझे मैसेज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या है कि अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर जी आप बताओ सी सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब क्या है। यहाँ पर स्टैंडर्ड इंडेक्स 23 क्लियरली बोला कि हम इस बात को डिफाइन नहीं कर सकते, पर AS16 की बात करते हैं तो वहाँ AS16 में 12 मंथ का टाइम दे रखा था, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो लिखिए इसके अंदर सब्सटेंशियल पीरियड इज डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस। क्लियर है यहां तक बेटा? यहां पर कोई प्रीफिक्स नहीं है, आपको डिपेंड करेगा आपके ऊपर क्या है क्या है नहीं है। ठीक है, अब आपको आगे लिखना, देखिए क्या है पॉइंट नंबर कौन सा 5। लिखिए पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन। एक चार्ट चार्ट बनाएंगे अपन एक, और उस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यह होगा कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। मान लो कि सस्पेंशन हो सकता है, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, और लास्ट में सीजेशन। इस चार्ट को बड़े ध्यान से समझना, वैसे कुछ है कुछ खास कर नहीं है, फिर भी इसको ध्यान से देखना। अब देखो यहां पर बोला गया इफ कंडीशंस सेटिस्फाइड ऑफ इंड AS23। यदि 23 की कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो वहां से कमेंस हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा कैपिटलाइजेशन होना। सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब है मान लो आपका यहां से लेकर के यहां के पीरियड का काम बंद हो गया, यानी कि मान लो आपकी रिलेवेंट एक्टिविटी क्या हो गई, स्टॉप। अब रिलेवेंट जो एक्टिविटी स्टॉप हुई है आपकी, अब देखना पड़ेगा कॉज क्या, कॉज ऑफ स्टॉपिंग एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। और जो कॉज है यदि वो नॉर्मल है, और जो कॉज है वो एब नॉर्मल है, एब नॉर्मल है तो ट्रांसफर टू PL, और नॉर्मल है तो करेंगे कैपिटलाइज। मैंने क्या बोला, यदि आपका काम बीच में रुक गया है इस पीरियड में, अब इस पीरियड काम तो रुक गया लेकिन ब्याज तो पे कर रहे होंगे, बोरोइंग कॉस्ट तो पे कर रहे होंगे। अब इस बोरोइंग कॉस्ट को, दिस पीरियड की जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको प्रॉफिट लॉस में लेके जाना है या फिर कैपिटलाइज करना है, ये सवाल उठेगा। तो यहां स्टैंडर्ड बोलता है कि आपका जो कारण, जो काम बंद हुआ है, इस काम बंद का कारण ढूंढो पहले, इसका लॉजिक देखो। क्या ये नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हुआ था? बोलो हाँ या ना। क्या ये एब नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हुआ था? यदि ये नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हुआ था, नॉर्मल का मतलब होता क्या वो भी समझ लो, मतलब बियॉन्ड द कंट्रोल, आपके कंट्रोल में था ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो बंद होना ही था। जैसे मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक हो गया, तो क्या हुआ इसका मतलब आपकी एक्टिविटी उस इवेंट की वजह से रुक गई है। ठीक है, बाढ़ पानी पानी भरा है, क्या आपके हाथ में है पानी को रोकना और उसके बाद काम चलवाना? नहीं, आपके हाथ में नहीं है, तो बियॉन्ड द कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर है, तो इसका नॉर्मल इवेंट है, तो वो आप स्टैंडर्ड बोलता है उसको आप कैपिटलाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके विद इन कंट्रोल था, विद इन क्या था बेटा, कंट्रोल, या कहूं तो एबनॉर्मल कॉज था, आप चाहते तो, यदि चाहते तो उस काम को आप करवा सकते थे, उस इवेंट को होने से रोक सकते थे, लेकिन आप नहीं रोक पाए,
आपकी लापरवाही हो सकती है, आपके एफर्ट्स कम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में आप इसको पेयर में लेके जाओगे कैपिटलाइज को। सीजेशन कहां होगा, सस्पेंशन कहां होगा, या कर दें असेट्स गेट टू रेडी फॉर यूज और सेल। जो असेट्स आप बना रहे हो ये रेडी हो गई है, यूज करो चाहे बेचो, ठीक है ना, यानी कि रेडी टू यूज है, या कहें तो गेट टू रेडी हो गई, रेडी हो गई, हमें फर्क नहीं पड़ता यूज कब कर रहे हो आप लोग। जैसे बन के तैयार हो गई, अब यूज 6 महीने बाद करो, हमें इससे बात फर्क नहीं, आज बन के रेडी हो गई तो आज ही आपका कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इस चार्ट को मैं नीचे एलोबरेट करके लिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा। क्लियर है बेटा कहानी हद तक, इस चार्ट को लिख लूं, और बस मुझे ये कंडीशन समझानी बेसिकली, ठीक है ना। और इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इस पर टाइम देना बेकार हो जाएगा। इसको और एलोबरेट करूँ मोटा मोटा, जो एग्जाम पर्पज का है वो आपका यहीं पर समझ में आ जाएगा। लिखिए नीचे अब क्या, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। मैंने बोला था कि कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, तो लिखिएगा इसमें क्या, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन कमेंस व्हेन फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तीनों की तीनों ध्यान रखना। कंडीशन नंबर 1, इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन असेट्स। बी, इनकर्ड बोरोइंग कॉस्ट। सी, अंडरटेकन एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी, दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर assets for intended यूज और सेल। इस बात का बेहद ध्यान रखना कि जो आपने लोन लिया है उस लोन का इस्तेमाल उस पर्टिकुलर असेट्स पर यूज होना स्टार्ट हो जाए, आज पैसा खर्चा हो गया हो, यानी लोन का अमाउंट आपने स्पेंड किया है। दूसरा, ब्याज पे करना स्टार्ट हो गया, उस पर बैंक ब्याज ले रहा है। और तीसरा, उस असेट्स को गेट टू रेडी करने के लिए रिलेवेंट एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हूं। बात रखना, रिलेवेंट एक्टिविटी, रिलेवेंट एक्टिविटी जिस दिन स्टार्ट हो गई और दूसरे आप ब्याज का पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, ब्याज पे करना स्टार्ट कर दिया, तीनों कंडीशन जिस दिन साइमल्टेनियसली पूरी हो गई उसी दिन से आपकी बोरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा, कैपिटलाइज होना, ठीक है ना। बशर्ते वो क्या हो, बशर्ते कि वो क्या हो बताओ, बशर्ते कि वो क्वालिफाइंग असेट्स हो, ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट और लिखाना मुझे इसमें, सीजेशन। भाई आपका सीज कब हो जाएगा, सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन भाई कब हो जाएगा, ये बात भी जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब यहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, डायग्राम को थोड़ा सिस्टमेटिक देखना है। इसके दो पार्ट बनाओ, आपको देखना पड़ेगा फुल्ली कंप्लीटेड असेट्स। बेसिकली मैंने बताया गेट टू रेडी, गेट टू रेडी फॉर यूज और सेल, ये बोला था मैंने आपसे।
अब देखना पड़ेगा क्या पूरी असेट्स तैयार हो गई। यदि पूरी तैयार हो गई इमीडिएटली स्टॉप कैपिटलाइजेशन। कुछ नहीं करना है, तुरंत बंद कर दो। आज के बाद जो ब्याज का अमाउंट वो पीएल में जाएगा, अब कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन आपको यहां देखना पड़ेगा पार्शियली कंप्लीटेड ऑफ असेट्स। यहां समस्या है, यदि आपकी पूरी असेट्स कंप्लीट नहीं हुई है, उसका कोई पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो ये अब आपको सोचना पड़ेगा। यहां से अब आपको दो पार्ट देखने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा जो कंप्लीटेड पार्ट है, कंप्लीटेड पार्ट कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली। जो पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, क्या वो पार्ट इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है? और नो यूज इंडिपेंडेंटली। यूज कर सकते तो क्या होगा, यूज नहीं कर सकते तो क्या होगा? यदि इंडिपेंडेंटली यूज हो सकता है तो लिखो सच पार्ट, ऑन सच पार्ट स्टॉप कैपिटलाइजेशन। जितना पार्ट कंप्लीट हो गया है उसे यदि इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते तो स्टैंडर्ड बोलता कि उतने पर आप ब्याज को क्या कर दो, कैपिटलाइजेशन होने से बंद कर दो, यानी कि अब पीएल में लेके जाना स्टार्ट करो। लेकिन जो पार्ट बन के तैयार हो गया वो इंडिपेंडेंटली यूज ही नहीं किया जा सकता, तो क्या करोगे अब? कंटिन्यूड कैपिटलाइजेशन, या कहें तो अलाउड टिल होली असेट्स कंप्लीटेड। क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन है ही नहीं है, उसका कोई पार्ट कंप्लीट हो गया बट उस पार्ट को अभी यूज ही नहीं कर पा रहे हो, जब तक कि उसका बाकी का पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप अब उसको कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा, चाहते ना चाहते हुए भी। ठीक है, ये चार्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा। आपको मैं कुछ बातें और करा रहा हूं, ठीक है। बेसिकली स्टैंडर्ड जो आपके कराने लायक बातें थी, जो चीजें थी, वो बेसिकली हमने आपको करवा दिया है। ईआईआर की मैं अब चर्चा करने वाला हूं कि भैया ईआईआर में क्या करेंगे हम लोग, और देन उसके बाद हम बातें करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, कितने पॉइंट हो गए हमारे? और अब लिखोगे आप पॉइंट नंबर 6, डिस्क्लोजर। अमाउंट ऑफ बोरोइंग दिखाना पड़ेगा आपको, अमाउंट ऑफ टोटल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड, अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज एंड ट्रांसफर टू पीएल, और रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, जिसको आप ई आई आर भी बोलोगे, एवरेज रेट भी बोलोगे, दोनों का मतलब क्या होगा बताएंगे। ठीक है,
बेसिकली आपको डिस्क्लोज करना है। अब मैं कैलकुलेटिव पार्ट की बात करूंगा। कैलकुलेटिव, इसकी बात करूंगा। ये आपके, अब आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कंटेंट है, ठीक है। स्टैंडर्ड में जितना था काम का मैंने लिखवा दिया है, इसके अलावा मैं नहीं लिखवाना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि बाकी चर्चा करूंगा तो बहुत लार्ज जाएगी। क्योंकि अब आपका एनालिसिस वाला पार्ट है इसके अंदर, अब हम सीधी बात करेंगे मुद्दे की और सीधी बात करेंगे हम एग्जाम पर्पज के हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब देखो, मैं कैलकुलेशन दो पार्ट में डिवाइड करके चलूंगा। या लिखोगे क्या? कैलकुलेशन एज पर बोरोइंग कॉस्ट, एक मिनट रुको, कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एज पर इंड एएस 23। मैं इसकी कैलकुलेशन बेटा दो पार्ट में लेके चलूंगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस, इसमें भी मैं दो पार्ट करूंगा। कैपिटलाइज्ड और ट्रांसफर टू पीएल, यहां पर भी दो बात करूंगा मैं। कैपिटलाइज्ड और ट्रांसफर टू पीएल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जरूरी है बेटा ये। अब जब मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा होता हूं तो यहां पर भी दो तरीके की चीजें आती हैं, यहां पर भी दो चीजें आती हैं। इन केस ऑफ जनरल बोरोइंग, इन केस ऑफ जनरल बोरोइंग, और दूसरा है इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग। इन दोनों पार्ट की भी चर्चा करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि मैं आप आज आपको जो समझा पाऊंगा वो मैं आपको आज ये वाला पार्ट समझा पाऊंगा, और कल की क्लास के अंदर हम जो बचा कुचा लिटरेचर है इसकी बात करेंगे। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ने की गुंजाइश इसमें कुछ भी नहीं। मैं जितना करा रहा हूं छोड़ना मत उसको, क्योंकि वहां से भी छोड़ दिया ना, पहले ही अपन शॉर्ट एंड स्वीट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसमें से कुछ छोड़ोगे तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप पिछले एग्जाम के पेपर उठा के देखना, मैं ये नहीं कह रहा, जो स्टैंडर्ड पढ़ा है क्वेश्चन उन्हीं से अंदर आएंगे, आपसे बाहर ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि आपने प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस की तो दिक्कत डिफिकल्टी कहीं ना कहीं आएगी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। बाकी कंसेप्चुअल जो है वो यहाँ क्लियरिटी है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, अब हम बात करें किसकी, बताओ यहां पर पॉइंट नंबर कौन सा है बताओ, ये बंडल 2। तो यहां लिखोगे क्या? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट इन केस ऑफ बोरोइंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। सर जी क्या बात कर रहे हो, या मैं कह दूं बोरोइंग इन फॉरेन करेंसी, आपने फॉरेन करेंसी में लिया है क्योंकि तभी एक्सचेंज डिफरेंस होगा। आपने इंडिया में से ही लोन लिया है तो एक्सचेंज डिफरेंस हो ही नहीं सकता। तो आपने लोन बाहर से लिया है, फॉरेन करेंसी में लिया है, और पेमेंट आप यहां लेकर के आ रहे हो, उसको जब पेमेंट करोगे तो आपका उस
पेमेंट की रेट वो होगी जिस दिन पेमेंट करो उस दिन चल रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लो, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। मान लो आपने 1/4/2023 को 10,000 USD का लोन लिया है, बोलो है, और उस दिन रेट थी 60 रुपए। आपने क्या किया, 31/3/2024 को आप क्या करोगे, इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, या यहां ले लो इसको, 31/3/2024 पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट करोगे, बोलो है ना। मान लो ये था आपके 10% पर, तो 10,000 का आपने लिया था 10% पर, तो बताओ कितना हो गया, 1,000 USD, बोलो है ना। यूएसडी कितने हो गए, 1,000। और इस दिन रेट चल रही थी मार्केट 70 रुपए की, तो मुझे बताओ ब्याज 60 के हिसाब से पे करोगे 70 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई 70 का, बोलो हाँ है ना। अब यहां दिक्कत तो ये होगी ना, दिक्कत ये हो गई कि जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस आया था वो आपका अल्टीमेटली 10 रुपए का नुकसान हो गया। 10 रुपए पर यूएसडी ज्यादा पे करना पड़ रहा है, बोलो है ना। और मान लो 31/25 को आप सेटलमेंट कर रहे हो, सेटलमेंट कर रहे हो, तो आप इंटरेस्ट भी पे करोगे कितना, वही 1,000 USD। और मान लो रेट चल रही है 80 रुपए की, तो 80 का ये पे करोगे, बोलो है ना। प्लस आप प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करोगे कितने, 10,000 USD, और ये भी 80 चल रहा है। तो मुझे बताओ यहां भी नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। अभी जो एक्सचेंज पेमेंट तो $10,000 ही कर रहे हो, लेकिन सिम प्रॉब्लम ये है कि उसका पर डॉलर जो रुपीज है वो चेंज हो रहा है, एक्सचेंज रेट डिफरेंस हो रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है, बढ़ भी रही है, घट भी रही है, तो करें क्या उसका अब। इसीलिए स्टैंडर्ड बोलता है इसका ट्रीटमेंट आपको थोड़ा स्पेसिफिक लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो उसी की मैं चर्चा करने वाला हूं, बोलो क्लियर है ना। चलिए, इस बात के लिए आपको दो चीज देखनी पड़ेंगी, मैंने एक चीज और नहीं लिखाई थी कि कितनी परमिसेबल लिमिट है या कितनी कंडीशन, मैंने बोला ना एज पर कंडीशन। यदि कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो कैपिटलाइज करोगे एक्सचेंज डिफरेंस को, तो वो कंडीशन मैं यहीं पर लिखाऊंगा। मैंने पहले नहीं लिखा है वो, उसको मैं अभी ही लिखाऊंगा और यहीं पर लिखाऊंगा, ठीक है। एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल से उस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या चाहे पहले लिटरेचर लिख लो, आप लिख लो, फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो फॉर कैपिटलाइजेशन। क्या क्या स्टेप्स हैं, देखिए। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल बोरोइंग, टोटल बोरोइंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड, बताना पड़ा कितनी हुई है। तो क्या क्या बताओ, इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंस कॉस्ट पेड, प्लस करना पड़ेगा एक्सचेंज डिफरेंस। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सचेंज डिफरेंस। कैसे निकलेगा बताओ, रेट एट द डेट, एट डेट ऑफ सेटलमेंट, रेट एट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, टोटल एक्सचेंज डिफरेंस इन फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी मतलब है जिस करेंसी में आप काम कर रहे हो, तो यानी कह दूं मैं रेट डिफरेंस, क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज
सेटलमेंट यूएसडी जो भी है इन फॉरेन करेंसी। स्टेप नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस एज पर इंड एएस 23। या आप ऐसा कह सकते हो, मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट फॉर एक्सचेंज कैपिटलाइजेशन, आप ऐसा कह सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके सामने दो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहने की आपसे कोशिश कर रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से देखना बेटा। चलिए, और लास्ट में देखना क्या, स्टेप नंबर 4। अच्छा एक मिनट, ये देख लो कैसे निकलेगा ये भी देख लेते हैं एक बार के लिए। टोटल एक्सचेंज डिफरेंस इन फंक्शनल करेंसी। अभी टेंशन मत लो, स्टेप लग रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन जब प्रैक्टिकल करोगे ना बहुत आसान है बेटा, ये बहुत आसान है, ठीक है ना। लेस लेस टोटल इंटरेस्ट टेबल इन, इन मत करो, इफ करो, इफ लोन टेकन इन फंक्शनल करेंसी, और लेस करो एक्चुअल, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड इन फॉरेन। डिफरेंस निकालोगे और डिफरेंस यहां लोगे, लोअर ऑफ, या इसको लेस मत करो आप, बेहतर है कि आप बी पॉइंट डाल लो, इस पे ए डाल लो और इस पे बी डाल लो, लोअर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और लास्ट लिख लो स्टेप नंबर 5। 5 है 4 है, 4, कैलकुलेट टोटल अमाउंट कैपिटलाइज। एक तो इंटरेस्ट पेड होगा प्लस एक्सचेंज डिफरेंस अप टू परमिसेबल लिमिट, जो भी आपने निकाला होगा ऊपर, परमिसेबल लिमिट। और स्टेप नंबर 5, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ट्रांसफर टू पीएल। ये स्टेप लग रहे हैं ज्यादा, आपको ज्यादा है नहीं, तो कैसे निकालोगे, टोटल
कॉस्ट इनकर्ड लेस कर दोगे कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट, बचेगा वो कहां जाएगा बेटा, पीएल में, ट्रांसफर टू पीएल, ट्रांसफर टू पीएल। ये नोट करो फटाफट से, और देन उसके बाद आराम से हम देखेंगे क्या है, और फिर इसके सॉल्यूशन एक एग्जांपल दूंगा, और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, इन स्टेप्स के अंदर मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ठीक है। आप इन स्टेप्स को बड़ा स्टेप मत समझिएगा, जब मैं सवाल कराऊंगा डेफिनेटली आपको बहुत आसान लगेंगी चीजें, और इतनी आसान लगेंगी बोलेंगे सर जी इतना आसान था क्या, मैंने हाँ बेटा हाँ ये बहुत आसान था। स्टेप्स आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअली में है नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपको समझ में आएंगी हम कहने क्या कोशिश कर रहे हैं। इसमें बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो स्टेप नंबर थर्ड है। आपको देखना कि मैक्सिमम कितना परमिट है कि आप अपने एक्सचेंज डिफरेंस को कैपिटलाइज कर सकते हो। बाकी जो बोरोइंग कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट है आपका, वो तो बेसिकली पूरा पूरा होता है यदि क्वालिफाइंग पर है और सब्सटेंशियल पीरियड के लिए है, तो वहां पर कुछ ज्यादा सोचना होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक्सचेंज डिफरेंस के बारे में थोड़ा कंडीशनली सोचेंगे फिर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, फटाफट से नोट करो इसे, और अब आराम से पूरे नोट बिल्कुल भी नहीं करना है, अब जो मैं समझाने वाला हूं उसको बिल्कुल भी नोट मत करना, ठीक है। हम अब यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब नोटिंग बिल्कुल नहीं करो बेटा, और बस यहां से ध्यान से देखोगे मैं कहने की क्या कोशिश करूंगा। इस पूरे चैप्टर का पहला एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर है 1। एग्जाम्पल नंबर कौन सा बेटा, 1, ठीक है। तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। मैं कुछ लिखाने की कोशिश कर रहा हूं एक टाइमलाइन के थ्रू। मान लीजिएगा 1/4/2021 को बोरोइंग यूएसटी 20,000, और इस दिन आपकी रेट थी 1 USD इज इक्वल टू रुपीज चल रहा था 60। ये है 31/3/22, इस दिन 1 USD इज इक्वल टू रुपीज चल रहा था 65, ठीक है। और मैं अभी बात नहीं करूंगा, अगले एग्जाम्पल में इस कहानी को बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है बेटा। अभी इसको मैं यहीं ब्रेक कर रहा हूं, आगे भी रेट चेंज होगी, बढ़ सकती है घट सकती है, आगे क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको एक स्टेप चलना है, पहले फंडामेंटल समझ में आए, देन उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बढ़ सकता हूं, ठीक है। यहां पर 65 था, ROI था आपका 4%, यानी मैं कहूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या बोला गया, सिमिलर लोन कैन बी टेकन इन इंडिया एट द रेट 12% पर एनम। आप इंडिया के हो तो इसका मतलब फंक्शनल करेंसी आपकी रुपीज हो गई, बोलो हाँ है ना। फंक्शनल जो करेंसी है आपकी वो हो गई मेरे बेटा रुपीज, बोलो हाँ है ना। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, बाकी ऐसा एग्जाम पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा। आप देख रहे हो लोकल रहने वाले कहाँ के हो, आपने लोकल करेंसी से लिया, उसको हम लोकल करेंसी भी बोल सकते हैं, फंक्शनल करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जिस फंड का जहां यूज कर रहे हो, उस कंट्री की जो करेंसी है उसको बोलते हैं फंक्शनल करेंसी, ठीक है। यहां पर सिंपल एकदम क्वेश्चन बोलता क्या, यहां लिखिए पीरियड
पीरियड इनिशिएटेड ऑन 1/4/2021 एंड स्टिल कंटिन्यूड ऑन 31/3/23। यहां से यहां तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन ईयरली बेसिस। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो वो ईयरली बेसिस पे करते हो। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ असेट्स एंड अमाउंट कैपिटलाइजेशन ऑन 31/3/22 को। सिंपल और बेहद आसान। ठीक है, मैंने ओनली फॉर एक साल का डेटा की कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे मैं नहीं बढ़ाया इसको। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इस बात को, क्योंकि आगे कुछ होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट डाला जाएगा। अभी मैं एक साल की बात कर रहा हूं। कोरोस्पोंडिंगली समझ में आएगा आपको एक बार में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड ईयर में लेके चलूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इतना एक साथ में लोड लेके चलूं। ठीक है, चलिए। अब यहां इस सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन आराम से उतार लो, पहले नोट कर लो आराम से। ठीक है, क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, फिर आंसर को नोट नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए आओ देखो बेटा, पहले क्या निकालना है आपको। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल बोरोइंग कॉस्ट। इंटरेस्ट पेड प्लस एक्सचेंज डिफरेंस। अब देखो बेटा, आपने लोन कितना लिया है। आपने 20,000 USD है, 4% से पे करोगे और 65 के हिसाब से। तो मैं ऐसा कह दूं, यहां देखो, यहां हो गया 20,000 USD पर है 4% और इंटू 65। क्योंकि आप पेमेंट करोगे यहां पर, तो रेट भी यहीं के लगेगी पेमेंट के टाइम पर। बोलो हाँ और ना, क्लियर है यहां तक कहानी। तो बताओ फटाफट से बता दो कितना आ रहा है। बोलो बोलो। 52,000। ठीक है, ये जो अमाउंट है ना रुपीज में ध्यान रखना। एक्सचेंज डिफरेंस देखो, आपको पता था कि 60 से कितना हो गया बताओ, 65। बोलो हाँ और ना। तो डिफरेंस कितना आ गया, ₹5 पर USD। बोलो हाँ ना, क्लियर है। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना है बताओ। आपका पास आया ₹5 का डिफरेंस आया, 20,000 USD पर है। तो मुझे बताओ कितना डिफरेंस, कितना आ गया आपके पास, कितना नुकसान आ रहा है। करो फटाफट से। 1 लाख रुपए का। तो टोटल 1,52,000 आपकी बोरोइंग कॉस्ट इनकड हुई है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। ये टोटल आ गई, टोटल बोरोइंग कॉस्ट। अब देखो, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ। कैलकुलेशन ऑफ क्या निकल पाया बताओ सेकंड स्टेप में। जो लिखा है उसी कैसे चलूंगा, बाकी मैं इसको नॉर्मल भी कर सकता था। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सचेंज डिफरेंस, ये तो हमने ऊपर ही निकाले थे वैसे तो। कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सचेंज डिफरेंस, बताओ कितना हुआ, कितना हुआ। डिफरेंस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑफ रेट मल्टीप्लाई बाय USD
यूएसडी। तो डिफरेंस आया था 65 माइनस 60 और मल्टीप्लाई था मेरे पास 20,000 यूएसडी, तो 1 लाख का। स्टेप नंबर थर्ड देखो, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। आपको देखना है कि कितना कैपिटलाइजेशन होगा। देखो, मैंने बोला था कि बताओ टोटल कितना है, टोटल एक्सचेंज डिफरेंस 1 लाख रुपए का। ए पॉइंट। बी पॉइंट मैंने बताया था कि भैया देखो, आपने टोटल बोरोइंग कॉस्ट पेड इफ लोन टेकन इन फंक्शनल कंट्री। बताओ गुरुजी, 20,000 यूएसडी लिया था, 60 रुपए चल रहा था, इसका मतलब कितना, 1,20,000 का लोन लिया था, रुपीज में है ये, आप 12% पे कर रहे होते, बोलो है ना, तो 1,44,000 का। बोलो, स्टैंडर्ड क्या बोल रहा है आपसे, स्टैंडर्ड बोलता है बताओ कि यदि यही पैसा आप इंडियन फंक्शनल करेंसी इंडिया से ले रहे होते तो आपको कितना ब्याज पे करना पड़ता गुरुजी, 144 का, क्योंकि आपने लोन लिया 20,000 यूएसडी का, 60 मिल रहा था उस दिन में, तो 1,20,000 का हो गया, 12% रेट है, तो 1,44,000 का ब्याज आपको पे करना पड़ेगा। बोलो हाँ और ना, क्लियर है कहानी तक। आप इसमें से लेस कर दोगे, क्या बताओ, इंटरेस्ट पेड इन फॉरेन करेंसी कितना बताओ, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया फॉरेन करेंसी में 52,000 का, बोलो हाँ या ना, 52,000 का। तो बताओ कितना, कितना आपके लिए लिमिट बची, लिमिट बैलेंस कितना बचाओ, बताओ फटाफट से मुझे। 52 हो गया आपके सामने, तो 44 और 48 डिफरेंस निकल बेटा कितना रहा है, 92 का, 92। अब देखो, अब देखो, लोअर ऑफ, लोअर ऑफ ए एंड बी दोनों में से बताओ कम कितने का। गुरुजी यहां पर है 1 लाख, यहां 92 की लिमिट बची है, बताओ कितना मिलेगा आपको, 92,000 का, बोलो हाँ और ना, बोलो। मैंने ये तो लिखा है, मैंने क्या बोला, अब देखो क्या स्टैंडर्ड क्या बोलना चाहता है, अब इसको समझना ना, पर बस कुछ नहीं करना है। आपका स्टैंडर्ड बोलता बाबू, देख सुन मेरे बच्चा, कि मैक्सिमम आप कैपिटलाइज कर पाओगे जितना इंडिया में आप कर पाते। यदि यही लोन 1,20,000 का आप इंडिया से ले रहे होते तो आप 12% पे कर रहे हो, तो बोलो है ना, 1,20,000 था क्या वो, 12 लाख का, 12 लाख का, तो अब 1,44,000 आपका ब्याज देना पड़ता, वहां एक्सचेंज डिफरेंस नहीं होता, तो टोटल आपको 1,44,000 कैपिटलाइजेशन का राइट मिल जाता है इंडिया में। लेकिन फॉरेन करेंसी में जाने के दो नुकसान हो गए, एक तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ा, एक एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, बोलो है ना। तो बोला कि दोनों को मिला, हमें फर्क नहीं पड़ता कितना पे कर रहे हो, हमें बस इतना फर्क पड़ता है कि इन दोनों के इससे ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे। अब यहां पर बोल रहा है कि आपने 1 लाख तो यहां पे कर दिया, कितना था बेटा, 52,000। 52,000 तो आप यदि फॉरेन करेंसी से आपने लोन लिया है तो 52,000 तो आपके ब्याज ही ब्याज का बन गया, और एक्सचेंज डिफरेंस का और ऊपर से बना हुआ है, कितना बताओ, 1 लाख रुपए का। तो मुझे बताओ टोटल कितना हो गया आपके पास, 1,52,000 का। स्टैंडर्ड बोलता नहीं, हम आपको परमिशन देंगे नहीं, बोला परमिशन कितनी देंगे, बोला 1,44,000 की, बस ओनली फॉर 1,44,000। इसमें डिफरेंस जो बचा आपका, जो डिफरेंस आ रहा कितना, ये हो गया 6 और 2 8, 8,000 का, ये आपका ट्रांसफर टू पीएल जाएगा। अब मुझे एक बताओ, आपके एक्सचेंज डिफरेंस का नुकसान कितना था, 1 लाख का, कितना पे कर चुके, 52 का, तो बताओ कितने का आपको परमिशन मिलेगा, 92,000 का, कुछ ऐसे बताया था। यही आपको सम देखा हुआ, दो जोनों में कम हो, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। यहां तक इसको नोट कर लो, और नोट मत करो सॉरी, अभी इसको थोड़ा और समझ लो, यहां तक मेरे कैलकुलेशन हो गई खत्म, और अब आपका आंसर आपके पास है, क्लियर है आज तक कहानी। बताओ कितना मिलेगा परमिशन आपको, आपको 92,000 का मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि यही पैसा इंडिया से ले रहे होते तो आपको 1,844 का मिलता, जिनमें से पे कर दिया इंटरेस्ट का 52 का, तो 92,000 का एक्सचेंज डिफरेंस ले सकते हो, 8,000 रुपए अभी भी आपका कहां जाएगा, पीएल में। तो यहां नीचे लिख दूं, स्टेप नंबर 4, अमाउंट कैपिटलाइजेशन
ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, बताओ कितना, इंटरेस्ट पेड बताओ कितना, 52 का, प्लस एक्सचेंज डिफरेंस निकाला था अभी आपने 92 का, मैक्सिमम 144 का जाना चाहिए था ना, वही जा रहा है। टोटल कैपिटलाइज अमाउंट ट्रांसफर टू पेयर बताओ कितना है, आपने टोटल कितनी कॉस्ट पे करी थी बताओ, 152 की, तो मैं लिख दूं नीचे टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट 152 लेस कैपिटलाइज 144, तो बताओ पीएल में कितना जाएगा, 8,000 का। मैंने यही तो बोला था आपसे, यही बात तो मैं आपसे बोल रहा था, यही बात तो मैं आपसे बोल रहा था। ठीक है, अगले साल की कहानी मैं आपको नहीं बताने वाला अभी, कल के लेसन में बात करेंगे अपने बेटा। फटाफट से नोट कर लो अब आप, आपके दिमाग जो भी चल रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, वापस से बच्चा टेलीग्राम चैनल नीचे दे रखा है, आप जा करके आप क्या कर सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जाकर के प्रॉब्लम पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी मैं इसको 1.5 घंटे क्लास और लूंगा आगे, और 1.5 घंटे क्लास में जितने भी 3-4 मुझे एग्जांपल्स करवाना है कंसेप्ट से रिलेटेड, वो आपको वहां पर मैं कवर कराऊंगा, देन उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो उसको फटाफट से नोट कर लो एक बार के लिए। ठीक है, मिलते बेटा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, और आप अपने जितने भी दोस्त हैं, फिर वापस से बोल रहा हूँ मैं आपके लिए, जितने भी दोस्त हैं सबको जिनकी हेल्प हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इतना बेहतर पढ़ाता हूँ, बट यदि आप लोग लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, डेफिनेटली आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर अप्रिशिएट करें इस बात को लेकर के, हाँ ठीक है, इनकरेज करें। मैं आपके लिए और कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर, और आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप डाउट्स पूछा करो, भेजा करो, कॉन्वर्सेशन थोड़ा किया करो, जिससे आपका थोड़ा सा बना रहेगा। ठीक है ना, इसको चैनल सब्सक्राइब करें, जो भी आपके दोस्त हैं जिनको रिलेवेंट लगता है कंटेंट, आपको उनको भेजें, फॉरवर्ड करें। उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि जो आपका लिटरेचर 70 से 80 मार्क्स का सीएमए फाइनल का मोस्ट प्रोबेबल कोर्स कंटेंट यहाँ कवर हो जाएगा। सीए वाले बच्चों को थोड़ा एनालिसिस वाले पार्ट पर और ध्यान देने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, बट हाँ प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट आपका कवरेज कंप्लीट होगा। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मेरी, मैं जितना पढ़ा दूं आप इसके अलावा प्रैक्टिस करनी बस आपको। इसके अलावा आप फेल हो जाओ तो मुझे बता देना सर हम फेल हो गए, ये मेरा वादा है आप लोगों से। लेकिन एक ही बात याद रखनी, सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए एनालिसिस वाला पार्ट ना भी पढ़े, जो मैं करवा रहा हूं उसके अलावा प्रैक्टिस कर लेना अपने स्टडी मेट की, जो स्टडी मेट में क्वेश्चन दे रहे उस लेवल पर, ठीक है ना। आपको कोई भी फेल नहीं करा सकता। सीएमए फाइनल वाले बच्चों तो टेंशन फ्री रहना है, उनको आराम से 80 से 90 मार्क्स तक कवरेज होने वाला है, तो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप उतना पढ़ लोगे, कवर आराम से 70 से 75 का अटेम्प्ट करोगे, आराम से 60+ मार्क्स आपके आराम से आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें, आपको जितने दोस्त हैं उनको भेजें जो उनके लिए कंटेंट रिलेवेंट है, बाकी को भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर।